अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित और अमीर देश बने, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे में मेरी अपील है कि भारतीय करेंसी यानी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ दूसरी ओर श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। केजरीवाल ने कहा कि नोट पर गांधी जी की तस्वीर जैसी है वैसे ही रहने दें, लेकिन एक तरफ देवताओं की तस्वीर भी लगाई जाए। बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। उधर केजरीवाल के बयान पर भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व कार्ड न खेलें, उन्हें भक्त बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं। हिंदी चलचित्र में एक कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया है। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत सीडब्ल्यूसी के तकरीबन सभी सदस्यों को स्टीयरिंग कमेटी में शामिल किया गया है। खड़गे के अध्यक्ष की कमान संभालने के तुरंत बाद परंपरा के मुताबिक सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों ने इन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था। परंपरा के मुताबिक नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद सीडब्ल्यूसी भंग कर दी जाती है और पार्टी के कामकाज के संचालन के लिए सीडब्ल्यूसी की जगह स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। सोनिया गांधी की जगह लेने वाले खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाना गर्व की बात है। जम्मू कश्मीर के भारत के साथ विलय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किताब का विमोचन किया। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पर लिखी गई किताब द टू कश्मीर का विमोचन किया। यह किताब शेख खालिद जहांगीर ने लिखी है। इस अवसर पर एलजी सिन्हा ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश की आवाम बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, वो देश जम्मू कश्मीर के लोगों को वरगलाने का काम कर रहा है, लेकिन इसकी ये साजिश लोग अब जान चुके हैं और किसी तरह के झांसे में नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तरक्की की राह पर चल पड़ा है, यहां शांति है और लोगों ने सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। ये सच है कि दुनिया भर में
जो एक प्रोपेगेंडा का इकोसिस्टम है, मैं कहूँ कि फॉल्स प्रोपेगेंडा का, उसको प्रभावी तरीके से काउंटर करती हुई तथ्यों पर आधारित ये किताब है। और पाक अधिकृत कश्मीर, जिसका पीओजे के इन्होंने भी जिक्र किया है, और जम्मू कश्मीर, दोनों की सही तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। काफी रिसर्च किया है, जानकारियां इकट्ठा की है। शादी की उम्र कश्मीर में बहुत बढ़ती जा रही है, और पता नहीं आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो 25-30 साल का जो कालखंड गुजरा है, आतंकवाद ने केवल लोगों की जान नहीं ली है, वहां की अर्थव्यवस्था खराब की है, बेरोजगारी बढ़ाने में उसकी मदद रही है, नशे के दलदल में ढकेलने में उसने मदद किया है। और सामान्यतः जो एवरेज एज है शादी की वहां बच्चियों की, वो 32 साल हो गई है। और कहिए किसी से कहिए साहब शादी अब उम्र हो गई करो, तो जवाब देता है कि भाई पहले घर बना लो, सुरक्षित हो जाए। और सुरक्षित होने में बहुत लोगों का जीवन ही खत्म हो जा रहा है। ये एक ऐसी चुनौती है, इसे मुझे लगता है कि सबको मिलकर के लड़ने की जरूरत है। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हाँ, तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा, तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। और ये जो हमारे पड़ोसी की स्थिति है, न सड़क, न शिक्षा, न चिकित्सा, न कोई जो भी नागरिकीय जीवन की न्यूनतम सुविधाएं, वो मुहैया कराने में इतनी आर्थिक बदहाली है कि वो कर नहीं सकते। तो सीधे नहीं, क्योंकि सीधे उन्होंने आजमा लिया है कई बार, वो संभव नहीं है कि सीधे आप कुछ कर सके। तो फिर ये सहारा लेकर के यहाँ के युवाओं को बरगलाने की, उनमें ये बात विश्वास दिलाने की कि भाई भारत आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। भाई जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता है, वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेगा? जो अपनी आवाम के लिए भोजन नहीं उपलब्ध करा सकता, दवा नहीं उपलब्ध करा सकता, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो दूसरे के लिए क्या करेगा? इसलिए युवाओं को भटकाने की ये कोशिश लगातार लंबे समय से चलती रही है। मुझे लगता है कि अब काफी लोगों को ये बात समझ में आ रही है अभी, और आज जम्मू कश्मीर का बड़ा वर्ग ये इस बात को समझ गया है, और देश में भी काफी दूर तक ये खबर पहुंच गई है। खबर गुलमर्ग से है, जहां गंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से शाम देर गए तक कंगडूरी में काफी तादाद में टूरिस्ट फंसे हुए थे, जिनको अब केबल कार के मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर के रेस्क्यू टीमें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ पहुंचा रही हैं। पटना में एमएलएस के लिए बन रहे नए आवास का सीएम नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया, लेकिन अब तक 243 फ्लैट में से मात्र 65 फ्लैट ही बनकर तैयार हुए हैं। निर्माण में हो रही देरी पर सीएम ने मंच से ही नाराजगी जाहिर की। समझ लीजिए कि सिर्फ 65 हुआ है, होना है 243। और ये सब जो जानते हैं पहले से, इसके लिए नियम हम लोगों ने बना दिया है कि कोई भी बिल्डिंग जो होगा वो पहले ही से अलग अलग जिले के अलग अलग क्षेत्र के लिए वो अलॉटेड रहेगा विधायकों के लिए। छठ त्योहार के लिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से की गई विशेष व्यवस्थाओं की गई हैं। छठ पर्व के लिए बिहार के लिए 124 ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों के बैठने के लिए स्पेशल वेटिंग रूम बनाया गया है। वेटिंग रूम में ट्रेन की जानकारी के लिए डिस्प्ले भी लगाया गया है। त्योहारों का सीजन है और छठ पर्व के लिए लोग अपने घर जाना चाहते हैं। जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं वो चाहते हैं कि समय से अपने घर पर पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ
छठ पूजा में शामिल हो। इसके लिए रेलवे ने भी व्यवस्थाएं की हैं। इस वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि 30 अक्टूबर से छठ पर्व शुरू होने वाला है। इसके लिए 124 जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से बिहार के लिए शुरू की गई हैं। और आप भीड़ देखें तो रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बिहार जाने वाले लोगों की एक लंबी कतार देखने के लिए मिल रही होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो लोग अपने घरों से दूर काम करने के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं वो छठ पर्व पर अपने घर जाना चाहते हैं और उसके लिए वो समय से पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए रेलवे की तरफ से यहाँ पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर किसी भी पूछताछ के लिए काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो लोग अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए तो उसके लिए पूछताछ केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। आप देखें तो आरक्षण जो काउंटर्स हैं, इंक्वायरी है, रिजर्वेशन है, इस तरीके के अलग अलग काउंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग घर जाने के लिए पहुंच रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कि एक लंबी कतार आपको रेलवे स्टेशन के बाहर देखने के लिए मिल रही होगी। और व्यवस्थाओं की बात करें तो रेलवे की तरफ से कई व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि जो पूरा वेटिंग एरिया है वो यहाँ पर भरा हुआ है और लोग अपने परिवार के साथ जो ट्रेन का इंतजार करने के लिए उन्हें बैठने के लिए जगह मिल पाए, इसके लिए ये वेटिंग एरिया बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर डिस्प्ले भी लगाई गई है ताकि ट्रेन की जो जानकारी है वो डिस्प्ले के माध्यम से मिल पाए। आप देखें तो आपको डिस्प्ले में दिखाई भी दे रहा होगा कि छठ पूजा के लिए यहाँ पर 2 डिस्प्ले लगाई गई हैं। और यहाँ परिवार भी हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, जिनकी ट्रेन आने में अभी थोड़ा सा समय है, वो यहाँ पर इंतजार करते हमें नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और कब वो लोग जो जाना चाहते हैं। आप बताइए, आप भी बिहार जा रहे हैं? हाँ तो आप लोगों का हो गया ट्रेन का? हाँ जी। तो यहाँ पे रेलवे ने इतनी व्यवस्थाएं की हैं, कैसी लग रही हैं? अच्छा लग रहा है देखकर। लग रहा है लिए अच्छा, कहाँ पर बिहार में? बिहार में छपरा है। अच्छा, तो आप लोगों का रिजर्वेशन वगैरह हो गया? हाँ हो गया। तो पहले समस्याएं ज्यादा होती थी लेकिन अभी रेलवे ने सुविधाएं बढ़ा दी। कैसे देख रही है रेलवे की सुविधाएं? ठीक है अभी। ठीक है। हाँ। आप बताएं। हाँ अभी तो रेलवे का सुविधा बहुत बढ़िया है, वेटिंग वगैरह एरिया बढ़िया है। तो जो परेशानी होती थी वो अभी शायद नहीं होती होंगी। अभी नहीं हो रही है। नहीं हो रही अभी है। परेशानी अभी कुछ नहीं है, अभी बढ़िया है, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया है। तो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए। जो काउंटर्स है उन पर जाकर नहीं ले पा रहे, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि सहायता बूथ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बाकायदा ट्रेन जो जिस तरीके से शुरू की गई हैं, ज्यादा ट्रेनें छठ पूजा के लिए, ताकि लोग समय से अपने घरों तक पहुँच पाएं, तो उसकी पूरी जानकारी भी यहाँ पर है कि कौन सी ट्रेन किस समय पर जाएगी, किस प्लेटफॉर्म से जाएगी। सर, यहाँ पे किस तरीके की इंक्वायरी के लिए लोग ज्यादा आते हैं? ये प्लेटफार्म पूछते हैं, कौन सी प्लेटफार्म पे गाड़ी आएगी, स्पेशल कहाँ लगाई गई है, कै बजे आएगी, ये सब जानकारी लेने आते हैं। तो सर 24 घंटे चालू रहता है हेल्प सेंटर? हाँ 24 घंटे चालू है, सहायता पे 24 घंटे आदमी बैठता है। अभी तो रेलवे ने सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और क्या क्या खास किया गया है सर? ये हमारी आरपीएफ की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाई गई है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था जी जी, सुरक्षा व्यवस्था हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के पूरा जोर है कि कोई सभी यात्री सुरक्षित और अपनी ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचे और गाड़ी में सुरक्षित बैठ के यात्रा करें। दिव्यांग पार्किंग, यानी कि जो लोग बुजुर्ग हैं या किसी प्रकार से चलने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर खास तौर से व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है ताकि वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद वो अपने ट्रेन को ठीक से पकड़ सके और अपने घरों तक पहुंच पाए। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस छठ पर्व पर जो दूर देशों में, दूर शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो समय से अपने घर तक पहुंच पाएंगे और छठ पर्व का पूरी उत्साह से उसको मना पाएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सरगई शोइगु से कहा कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने शोइगु से कहा कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को तुरंत रोका जाए।
दिवाली के बाद मनाए जाने वाले भैया दूज के त्योहार पर इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। भैया दूज के मौके पर संगम नगरी में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू भाइयों को भैया दूज की शुभकामनाएं दी, तो वहीं हिंदू महिलाओं ने भी मुस्लिम भाइयों को तिलक लगाकर और आरती उतारकर भैया दूज की शुभकामनाएं दी। कई सामाजिक संगठनों से जुड़े कारकुनों ने इलाहाबाद के सिविल लाइंस चौराहे पर भैया दूज का त्योहार मनाया। इस समारोह में हिंदू मुस्लिम के अलावा ईसाई और सिख समुदाय के लोगों ने भी शिरकत की। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारतीय समाज में सभी धर्मों के त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की पुरानी परंपरा रही है। ऐसे में भैया दूज के मौके पर सभी का एक साथ होना सामाजिक एकता के लिए जरूरी है। ये भैया दूज का है, इसमें हम भाइयों लोग की शुभकामनाएं करते हो। सबसे अच्छी बात है हमारा जो भारतवर्ष है वो अनेकता में एकता है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप देख रहे हैं हमारे सब भाई है। हम लोग मिलजुल के हर पर्व बनाते हैं, हम शुभकामनाएं करते हैं। हमने मुस्लिम भाई हमारे उनको हमने रोचना किया, अक्षत किया, इनको आरती उतारी कि ये हमारे दुख सुख को समझे हम और इसमें से हम लोग मिलजुल के रहें, यही हम लोग की इच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कृष्ण भगवान जब असुर का वध किए थे तो सुभद्रा जी ने उनकी आरती उतार दी थी, तो आज हम इनके भगवान के रूप हैं ये लोग और हम इनकी आरती उतारते हैं। आज इस खुशी के अवसर पर भैया दूज का बहन भाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है और हम लोग हमारे सब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं और हम लोग इस रिश्ते को बहुत ही महत्व अच्छे तरह से निभाते हुए हमारी यही अपील है सब बहनों भाइयों से कि इस रिश्ते को अच्छा ले जाए। अब जितने भी त्योहार हैं वो सब जो है ना तो नेशनल हो गए हैं, सबके हैं, कोई किसी का नहीं। हमारे जो मोदी जी योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम लोग सब एक साथ हैं। अब जो कोई त्योहार किसी नहीं, ये त्योहार सबका है। हम लोग हर त्योहार बड़े खुशी से बड़े सौहार्द के साथ, कोई भी होली हो दिवाली हो ईद हो बकरीद हो, हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरठ के इचौली थाना इलाके के जलालपुर गांव में पैसों के लेन देन में एक दलित युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर किसान के घेरे में खून से लथपथ मिला। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 3 युवाओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना क्षेत्र इंचौली के ग्राम जलालपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम विजेंद्र पुत्र ब्रजपाल है, उसकी हत्या की गई है। परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर में 3 व्यक्तियों को परिजनों के द्वारा नामजद किया गया है। तीनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा खासकर जो मृतक का भाई है उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो मृतक था वो इन नामजद अभियुक्तों के यहाँ काम करता था, तो उसके कुछ पैसे वहाँ पे बकाया थे। इन सभी पहलुओं पर गहनता से पूछताछ की जा रही है। शव को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष ढाबे पर खाना खाने गए हुए थे। इसके बाद गाड़ी निकलने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में भयंकर रूप ले लिया और एक पक्ष ने ईंट से मारकर दूसरा पक्ष वरुण नाम के युवक पर ईंटों से हमला कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला पार्किंग विवाद का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ईंट से एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह से बात करते हैं। सर, एक बड़ी हृदय विदारक घटना सामने आई है, एक युवक की ईंट से हत्या कर दी जाती है, क्या मामला है? कल दिनांक 25/10/2022 को थाना क्षेत्र टीला मोड़ के लोनी रोड पे पॉप्स होटल के सामने, जहां जगदम्बा ढाबा भी है, वहां खाने के लिए ये लोग आए हुए थे। पहले से ही 3 लोग जिसमें मृतक भी था और उसके 2 साथी थे, ये लोग खाना खा रहे थे। उसी बीच दूसरी गाड़ी से करीब 4 लोग आए और इन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। इसी बीच ईंट पत्थर चले और मृतक को उससे चोट आई। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को कब तक सूचना मिली और इसमें क्या कार्रवाई की गई है मामले में? पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर जो भी एविडेंस थे उसको कलेक्ट किया गया है और परिजनों से तहरीर लेकर के FIR पंजीकृत कर ली गई है। और जो अज्ञात युवक, जो अज्ञात गाड़ी थी, उसको भी हम लोग चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और यथाशीघ्र
उसको चिन्हित कर लेंगे। गाड़ी का नंबर हम लोगों को मिला हुआ है और जो अन्य जो लड़के हैं उनको भी हम लोग यथाशीघ्र पकड़ करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर अमल में लाएंगे। मेरठ के वानिया शेख खुदकुशी मामले में मुलजिमान को सख्त सजा दिलाने के लिए जहां सियासी जमातें सामने आ रही हैं, मिली और समाजी तंजीमों के अलावा स्टूडेंट्स यूनियन के तलबा भी वानिया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। मेरठ में आज स्टूडेंट सेवा समिति की जानिब से कैंडल मार्च निकाली गई, जिसमें समिति के सैकड़ों तालिब इल्मों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कैंडल मार्च निकालकर वानिया की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार सभी अफराद पर सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सांबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नंदपुर में स्वास्थ्य विभाग का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सुविधा न मिलने पर इलाके के लोगों ने अपना रोष जताया। पीएचसी की बिल्डिंग खस्ता होती जा रही है और साफ सफाई न होने पर गंदगी जमा हो जाती है। पीएचसी के परिसर में 3 इमारतें बनाई गई हैं, लेकिन आज तक इनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। लोगों ने कहा कि बहुत बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी कोई भी सुधार नहीं आया। यहाँ छोटा एक ही रूम का हॉस्पिटल था। अभी 2000 में ये पीएचसी बनी थी और ये हमारी ये मांग थी कि जहाँ आए दिन आप जानते हैं कि बॉर्डर पर फायरिंग होती रहती थी, तो यहाँ बहुत ज़रूरत थी इसकी। तो ये 2000 में बनी थी और अब इसकी हालत देखो, बिल्डिंग देखो, वो गैरेज देखो, आपने देखा सामने। ये लिविंग क्वार्टर बनाए थे, ये अभी तक हैंड ओवर नहीं किया। क्या हालत होगी इनकी। ये पहले एक क्वार्टर बनाया था, अननेसेसरी ऐसे बना दिया इन्होंने, मगर इसके जो खड्डे थे वो भी डोन रखे। अभी अंदर जो टॉयलेट है उसका पानी बाहर निकलता ही नहीं, ये भी बेकार हो चुका है। इतनी बड़ी हमारे गांव के पास जगह थी, इतनी जगह हमने गवर्नमेंट को दी और उसके बाद इन्हें बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। उसके बाद कोई इसका रख रखाव नहीं, कोई इसकी देखभाल नहीं, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं। पेशेंट आता है उसको दवाई तक नहीं है, पर्ची भी लिख कर दे देते हैं कि जाकर बाजार से ले लो। तो फिर गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं कि दवाई फ्री मिलेगी, ये मिलेगा। उसके बाद बोलते हैं कि सफाई में चलाओ। क्या सफाई में चलाएं सर? जहाँ देखो घास देखो, सिर्फ गोटा गोटा घास चढ़ी हुई है इस पीएचसी में। और उसके बाद 2 साल पहले 3 की बात है, जहाँ हमारी एक लड़की को बहू को सामने काट दिया। 2 दिन में उसने निकाले, तीसरे खत्म हो गई। वो हमारे ये बिल्डिंग बनी हुई है आज तो 10 साल हो गया है, इसके कोई दरवाजा कोई खिड़की रही नहीं है। हवा तूफान से टूट जाती है। इसमें कम से कम हर 2.5 साल के बाद चूना गेरू होना चाहिए ताकि उसकी लाइफ बढ़े। डॉक्टर मजबूत होने चाहिए इधर साढ़े, जितने थराइज है साढ़े पब्लिक की फायदा हो जाए सर। हाँ, ये हमारे नोटिस में ऑलरेडी है। उसमें क्योंकि ड्रेनेज, एक तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, उसका जो पीएससी है वो डाउन में है और नाला जो है वो अबव है, तो उसकी वजह से हमने पूरा एक डीपीआर टाइप और रिक्वेस्ट डाली हुई है कि इसकी एक तो फिलिंग होगी, उसके बाद उसकी जो बाउंड्री वाल है वो ठीक की जाए। डॉक्टर्स तो वहाँ पोस्टेड हैं सारे, मतलब पैरामेडिकल की स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है क्योंकि 24/7 आवर चलाना है। तो उसको आजकल की आपको जैसे आपको पता ही होगा, सब चीज़ें ऑनलाइन है, उसमें हर चीज़ करना है। मतलब जैसे ओपीडी भी आजकल ऑनलाइन करनी है, ई-सर्च चल रहा है, एनसीडी स्क्रीनिंग चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। और डे टाइम में भी हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है। उसके हिसाब से डे टाइम में जो हमारा स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है जो प्रोग्राम चल रहे हैं।